Hello students, how are you? This is my 7th video in the series of videos for admission chapter and this is the slide number 6. Slide number 6 का क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये 7th वीडियो है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए. आई विल सेंड यू द पीडीएफ्स ऑफ एंटायर चैप्टर. हाँ जी, अब हम जूम करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन, what new point we are going to learn in this question today? Let's see that. Question 4. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1. They admit C for 1/4 share on 31st March 2014 when their balance sheet was given as follows. तो पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशो 3:1 है. सी जो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल अकाउंट. 4 इन्फॉर्मेशन है. स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स माइनस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड गुडविल. ठीक है, तो जो हम 7 आइटम्स ढूंढते हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उस 7 में से इस क्वेश्चन में 3 दिए हुए हैं. ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड रेशो में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा तो नहीं दी हुई है, वो चेक करना होगा पहले, फिर डिसाइड होगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं. तो पहली एडजस्टमेंट है, सी ब्रिंग्स इन ₹16,000 एज गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल. तो सी नया पार्टनर 16,000 अपने कैपिटल का लेकर आएगा, ठीक है, और गुडविल भी लाएगा अपने हिस्से का, जो उसका गुडविल प्रोपोर्शनेट. ओके, ऑलराइट. सी ब्रिंग्स 16,000 एज गुडविल, 16,000 उसके गुडविल प्रीमियम लेकर आएगा और प्रोपोर्शनेट कैपिटल अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो लेकर आएगा. तो यानी कि अब ये सेकंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर की नए पार्टनर की कितनी कैपिटल होनी चाहिए या उसे लानी चाहिए वो क्वेश्चन के बिगिनिंग में नहीं दिया, रादर उसको हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे. ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन का. इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स अमाउंटेड ₹3,000. बैड डेट हो गए 3,000. हमें ऊपर से ही पहले प्रोविजन दिया हुआ है 2,000, ठीक है, लेकिन लॉस प्रोविजन से भी ज़्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, जो भी 1,000 लॉस ज़्यादा हुई है तो वो हम अपना रियलाइजेशन से कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो इस वाली एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं. तो मैं दोनों तरीके तो एक क्वेश्चन में अपना नहीं सकती, एक ही तरीका मैंने यहाँ फॉलो किया है जो मैं अभी आपको शो करूँगी. पहले आगे पढ़ लेते हैं. थर्ड पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹4,500. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 7,000 है, मार्केट वैल्यू हो गई 4,500. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई. इसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है 2,500 से. तो ये जो 2,500 से इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई है, इसको हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे आईएफआर दिया हुआ है. आईएफआर 4,100 का दिया हुआ है. तो इस वाले इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू रिड्यूस हुई है, इसको हम आईएफआर अकाउंट में डेबिट करेंगे, मतलब वहाँ से चार्ज करेंगे. तो 2,500 इन्वेस्टमेंट लॉस को कवर अप करने के बाद आईएफआर में बचेगा 1,600. वो 1,600 जो है पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी जर्नल एंट्री मैंने नीचे लिखी हुई है, हम अभी पढ़ेंगे. लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटेड टू ₹2,000. वर्कमैन कंपनसेशन से जुड़ी हुई लायबिलिटी भी 2,000 की है, 2,000 की. ठीक है, तो ये लायबिलिटी भी हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें WCR दिया हुआ है, तो ये लायबिलिटी हमें वहाँ से कवर करनी चाहिए. WCR हमें 6,000 का दिया हुआ है, तो ये 2,000 की लायबिलिटी वहाँ से कवर अप कर लेंगे. तो बाकी का WCR कितना बचेगा? 4,000. वो पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बंट जाएगा. तो ये इस वाले क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं कि WCR और IFR सिंपली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हैं जिसका अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट करना है. ऑलराइट, इसके बाद
बस प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे जो है जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, क्योंकि पॉइंट्स कुछ ऐसे थे तो मुझे लगा जर्नल एंट्री लिख के समझा दूँ। आप भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके के पॉइंट्स हो तो ज़रूर लिख ही लेना वर्किंग नोट में, हालांकि इनके अलग से नंबर तो नहीं होंगे, ठीक है। ओके, पहली एंट्री WCR डेबिट 6000, WCR को पूरा क्लोज किया 6000, उसमें से 2000 ट्रांसफ़र किया कहाँ, टू प्रोविज़न फॉर WC क्लेम। रिजर्व अकाउंट से उठा के एक दूसरे अकाउंट प्रोविज़न अकाउंट में 2000 डाल दिया। किस लिए, इस लास्ट वाले फोर्थ पॉइंट के लिए। यहाँ पे 2000 की ये लायबिलिटी थी, इसके लिए। इसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा, ये प्रोविज़न फॉर WC क्लेम न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी में अपीयर होगा 2000, ठीक है, नज़र आ रहा है 2000, और WCR पूरा क्लोज हो गया। दूसरी जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लोज कर रहे हैं 4100 का, इसमें से 2500 पहले ये लॉस आप कवर अप कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की हमने वैल्यू पढ़ी थी ना ऊपर, वैल्यू उसकी कम हो गई है, 4500 रह गई है 7000 से, तो 2500 की ये लॉस जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में क्योंकि लॉस हुआ है, रिड्यूस हुई है, देखो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है। डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया। और कहाँ से कवर कर रहे हैं इस लॉस को, IFR से। तो 4100 में से 2500 को माइनस किया तो इस अकाउंट में कितना बचा, 1600 बचा। ये 1600 A और B के ओल्ड रेशो में बांट दिया, A को मिला 1200, B को मिला 400। समझ आ गया, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा ये 1200 और 400, और WCR जाएगा यहाँ पे 3000 और 1000, पहले समझ लो। इसके बाद बैड डेट वाला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट था इस क्वेश्चन का, नया सेकंड पॉइंट, इसका समझ लो। तो हम इस वाली एडजस्टमेंट की 2 जर्नल एंट्री करेंगे अलग पार्ट में। पहले जर्नल एंट्री कि भाई ये बैड डेट हो गए, बैड डेट हैज़ टेकन प्लेस, बैड डेट के नाम पर एक लॉस हो गई, तो जर्नल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 3000। लॉस को डेबिट किया जाता है और डेटर्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि डेटर्स की अमाउंट रिड्यूस हो गई इस लॉस की वजह से, ठीक है। अगली जर्नल एंट्री, क्योंकि बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है तो इसको क्लोज करना है, मतलब लॉस तो हुई है ना, बट इस लॉस को चार्ज कहाँ से करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है। तो इस अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन से क्लोज कर देते अगर प्रोविज़न ना होता, लेकिन प्रोविज़न भी थोड़ा बहुत तो दिया हुआ है, सफिशिएंट तो नहीं है। तो प्रोविज़न हमारे बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में सिर्फ 2000 दिया हुआ है, तो हमने 2000 की लॉस तो प्रोविज़न से कवर अप कर ली। क्या लिखा, प्रोविज़न फॉर बैड डेट 2000, और बाकी का 1000 हमने रीवैल्यूएशन से कवर किया, रीवैल्यूएशन डेबिट 1000 टू बैड डेट 3000। तो बैड डेट अकाउंट जिसको यहाँ डेबिट किया, मतलब यहाँ पे पहली बार खोला इस अकाउंट को, इस एंट्री में बैड डेट अकाउंट यहाँ क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब इस लॉस को कवर कर लिया हमने, कहाँ से, पार्शली 2000 तो प्रोविजन अकाउंट से, 1000 रीवेल से, ठीक है। ओके, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन दोनों जर्नल एंट्रीज का, वो देखिए। अब आप साइड बाय साइड इम्पैक्ट देख लो। जब हम यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे, ये डेटर्स लिखा हुआ है 50,000 मैंने, तो इस 50,000 डेटर्स में से मैंने ये वाले 3000 बैड डेट की लॉस को माइनस कर दिया, लॉस हो गया ना, 47,000 लिख लिया। ओके, अब बच्चा सोचेगा भाई यहाँ ऊपर तो ये प्रोविज़न लिखा हुआ था, ये इसका क्या हुआ, ये 2000 ये कहाँ गया, तो भाई ये तो यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो गया ना, 2000 क्लोज हो गया यार, तो अब ये नई बैलेंस शीट में थोड़ी आएगा, ये तो इस लॉस को कवर करने के लिए इस जर्नल एंट्री में क्लोज हो गया, तो न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए नया पॉइंट है, और एडमिशन के चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, और रिटायरमेंट में भी आपको मिल जाएगा, और हर एक बुक के अंदर ये इलस्ट्रेशन में भी ये पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर करें। तो ये सारा समझ आ गया। ओके, हम जिस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी डायरेक्शन में उस तरीके से हम मुड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम अपना ऊपर वाले पार्ट में चलते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो अब तक आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, समझ जाएंगे फटाफट सब, ठीक है। सबसे पहले फिर हमने रेशोज़ कैलकुलेट किया, यहाँ पे ओल्ड रेशो 3:1, सी के नीचे ब्लैंक, न्यू रेशो पहले सी को दिया 1/4, फिर बाकी बचा हुआ 3/4 ए और बी ने ओल्ड रेशो में बांटा, सिंप्लीफाई किया तो न्यू रेशो का आंसर आया 9/16, 3/16, 4/16।
सॉल्व करके आप ज़रूर देखना, वीडियो पॉज करो, रेशियो लिखो, कैलकुलेट करके देखो। ओके, इसके बाद इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने ऊपर लिख दिया 3:1। 3:1 ही उनकी ओल्ड रेशियो थी, 3:1 ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। रीज़न आपको पता है क्यों, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे नए पार्टनर को उसका हिस्सा देने के बाद 1/4 जो बाकी बचा हुआ 3/4 इन पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में ही बांटा है, तो उनकी ओल्ड रेशो ही उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। आपको ये पॉइंट याद नहीं रहता तो आप पूरा इक्वेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, टू बैड डेट 1000, जो जर्नल एंट्री हमने यहाँ लिखी थी इधर, ये रहा, 2000 से प्रोविजन अकाउंट क्लोज हुआ था, 1000 से रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ था। किस लिए हुआ था डेबिट? फॉर द बैड डेट। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने यहाँ क्या लिखा, टू बैड डेट 1000, और कोई आइटम यहाँ नहीं आएगा तो 1000 लॉस हो गया, तो क्या लिखा, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ए और बी में 1000 लॉस ट्रांसफर कर दी, ओल्ड रेशो 3:1 में 750 250 आ गया। इसके बाद अब हम कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं, जो कि बहुत आसान है यहाँ पर, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। सीधा सीधा हमने लिखा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों के ओपनिंग बैलेंस लिखे, WCR जो मिला उनको 3000 1000 वो लिखा, IFR लिखा, और प्रीमियम गुडविल प्रीमियम जो उनको मिला, ये सारी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, ये सब उनको दे दिया। गुडविल प्रीमियम की अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री आपके साथ रीड आउट नहीं की, जो कि मैंने हालांकि नीचे लिखी हुई है, लिख दी थी, जर्नल एंट्रीज मांगा तो नहीं था। तो ये गुडविल प्रीमियम ए और बी को मिला है, ठीक है, 16000 गुडविल प्रीमियम यहाँ पे ये दिया हुआ था ना, ये रहा। तो ये उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है ना 3:1, तो उसके अंदर दोनों को दे दिया 12000 4000। इस साइड की एंट्री गुडविल रिटर्न ऑफ की है, ये रिवैल्यूएशन लॉस की है, ये बैलेंस CD आ गया 39,450 30,150, ये इनका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस ए और बी के, देखो सिर्फ ए और बी का, अभी तक मैंने यहाँ पे क्या चीज़ नहीं लिखी कि सी अपना कितना कैपिटल लाया, मैंने इस अपर पार्ट ऑफ कैपिटल में नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाया पहले पॉइंट में, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बट अभी पता तो नहीं ना कितना लाना है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट के आप देखो ऊपर वाले पार्ट में मैंने कहीं ये नहीं लिखा सी कितनी कैपिटल लाया है। तो ए और बी के कैपिटल बैलेंस CD जो आया उनको कैपिटल अकाउंट के एक्सटेंडेड पार्ट में यहाँ लिख दिया ए और बी का, ठीक है, ओके। अब हम करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। वो हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की उसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ मैं आपको। ऑब्वियसली जगह की कमी की वजह से छोटे छोटे कोनों में कैलकुलेशंस की हुई है, बट आई नो यू आर वेरी कमिटेड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस देखिए, ए का था 39,450, बी का था 30,150, ठीक है। तो इन दोनों के ही इनके कैपिटल बैलेंसेस मैंने यहाँ लिखे, पहले कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी, इन दोनों को ऐड किया ए और बी का, 69,600 आया। तो ये जो ए और बी की 69,600 कैपिटल आ रही है, ये उनके 3/4 शेयर के लिए है ना। जब सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो बाकी का बचा 3/4, तो 3/4 शेयर किसका है, वो ए और बी का ही है। तो ये जब दोनों के हमने क्लोजिंग ये बैलेंस सीडीज जो इन्होंने यहाँ निकाले थे ये वाले, इनको ऐड करा तो 69,600 ये 3/4 शेयर के लिए। तो ये दोनों का एडिशन जो है ये फर्म की कैपिटल हो गया। ये दोनों की कैपिटल जो है इन दोनों पार्टनर की है सिर्फ 3/4 शेयर के लिए। तो इसके बेसिस पे अब हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। तो फर्म की कैपिटल निकालने के लिए वही करेंगे जो पहले करते थे। 69,600 को हमने मल्टीप्लाई किया ए और बी के दोनों के कंबाइंड शेयर के रेसिप्रोकल से। ए और बी का कंबाइंड शेयर 3/4 है ना, जिसके लिए ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 4/3। तो 4/3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया ये 92,800। तो 92,800 ये है आपकी फर्म की कैपिटल। ऑलराइट, इस फर्म की कैपिटल को अब न्यू रेशो में 9:3:4 में बांटा। न्यू रेशो यही थी ना, तो ये आ रहा है ए का आंसर आ रहा है 39,450, बी का 30,150 और सी का है 23,200। ए और बी का तो हमें पता ही था, सी का मालूम करना था, ठीक है। तो सी का ये आ गया 23,000। अब ये जो तीनों न्यू रेशो में जो कैपिटल्स आई है, इनको कैपिटल अकाउंट के एक्सटेंडेड पार्ट में यहाँ पे लिख दो। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये लिख दिया।
ठीक है, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं करनी है। जो देखो ए और बी की कैपिटल आई थी यहाँ पे एडजस्टेड, वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल हम एक्सटेंडेड पार्ट में भी वही लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं किया। तो इस एक्सटेंडेड पार्ट में लेकिन हमें एक चीज़ क्या पता चली कि सी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 23,200, ये रही 23,200। तो अब यहाँ आखिर में लिख रहे हैं हम बाय बैंक। बाय बैंक लिखो, ऐसे बाय कैश लिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे कैश दिया हुआ है ना, इसमें बैलेंस शीट में सॉरी, और यहाँ पर भी लिखा है कैश वैश ला रहा है, तो यहाँ पर मुझे जो कैश लिखना चाहिए बाय कैश। ओके, इट शुड बी बाय कैश कि वो लेकर आया, कैश लिखना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो कैश लेकर आया सी 23,200 आ गया, इसीलिए किया था। तो अब हम बनाएंगे इसके बाद बैलेंस शीट। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमारा ईपीएफ एज इट इज़ है, प्रोविजन फॉर WCC 2000 समझा दिया था मैंने, ये आएगा यहाँ। ये इनके कैपिटल बैलेंसेस है जो यहाँ पर हमने किए थे, ये लिखे, ठीक है। स्टॉक इनका वही पुराने वाला। डेटर्स में से ये आपके लिए नया पॉइंट है, 50,000 में से हमने 3,000 माइनस किए बैड डेट। इसका एक और ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है, अगर वो आपको आता है तो बोलिए। बच्चे सोचते हैं प्रोविज़न कहाँ गया, भाई प्रोविज़न जर्नल एंट्री में क्लोज हो चुका है, मत भूलो। तो यहाँ पे क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो 3,000 किया था ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की भी रिवाइज्ड वैल्यू, और ये कैश की कैलकुलेशन। कैश का 6,100 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था, प्लस गुडविल प्रीमियम लाया 16,000, प्लस सी की कैपिटल, तीनों को ऐड किया और ये आ गया 45,300, ठीक है। तो ये मैंने ओके। तो आई होप आपको समझ आ गया। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऐसा करो आप, इसका फिर से इसका वीडियो ले लीजिए, और ये दिस इज़ कैश, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सी के लिए, कैश यहाँ पर, ओके। स्क्रीनशॉट के लिए आई वंस अगेन रिड्यूस इट, so you can take the screenshot. I hope you have understood. For a better understanding, see it again and again. Thank you.